डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज फंडामेंटल राइट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था इसके पहले वाले चैप्टर में। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के बारे में। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 यानी 51 तक किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं। अब चलिए देखते हैं। भाग 4 को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि यह सामाजिक के सारे भेदभाव एवं आर्थिक विषमताओं को दूर करता है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक में दी गई सारी सुविधाएं का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रस्तावना के साथ साथ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी पार्ट है। कोई भी स्टेट दो ही तरीके से हो सकती है, या तो वह नॉर्मल स्टेट हो, पुलिस स्टेट हो, या दूसरा वेलफेयर स्टेट हो। पुलिस स्टेट इसका क्या मतलब है? एक ऐसा स्टेट जो राजस्व व्यवस्था बस देखती हो। और दूसरा वेलफेयर स्टेट, इसका क्या मतलब है? वेलफेयर स्टेट का मतलब है सर्वांगीण विकास, सभी नागरिकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि जितने भी बेसिक नीड्स हैं सभी नागरिक को मिलने चाहिए, जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधा, रोजगार, बिजली, पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण, ये सब राइट टू बेसिक नीड्स के तहत आते हैं। तो इस प्रकार की सुविधाएं जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं, तो ऐसे राज्य सरकारों को या ऐसे राज्य को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम वेलफेयर स्टेट का प्रतीक भी कहते हैं, और यह गांधीवादी विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है। गांधीवादी विचारधारा क्या है इसका? जितने भी हमारे पास डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सब हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। आपको पता है राज्य आयरलैंड से लिया हुआ, आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935 में उसमें राज्य के निर्देशों के उपकरण के बारे में बताया गया था, जो आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने हुए हैं। एक और हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, और वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में यह निर्देशों के उपकरण है। लेकिन ये सच है कि जो आज हमारे पास DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वह निर्देशों के उपकरण है, लेकिन ये जो निर्देशों के उपकरण हैं ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। नीतिक निर्देशक तत्वों में हम अपने राज्य से ये चाहते हैं, ये अपेक्षा रखते हैं कि वह हमारे सारे ज़रूरत की चीज़ों को प्रोवाइड करवाए, जैसे राइट टू बेसिक नीड्स, यानी कि वह हमें शिक्षा दे, रोजगार दे, हमें चिकित्सा उपलब्ध करवाए, बिजली उपलब्ध करवाए, पानी उपलब्ध करवाए, साथ ही शुद्ध हवा दे, शुद्ध पर्यावरण दे। सारी चीज़ें हम रिक्वायर्ड कर रख सकते हैं अपने स्टेट से। लेकिन फंडामेंटल राइट्स ये सभी राज्य के लिए लागू होते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बाध्य योग नहीं है, और ये भी नहीं पूछा जा सकता कि कोई स्टेट इसे लागू क्यों नहीं कर रहा है। ये कोई स्टेट लागू कर सकता है तो वह कर ले, और यदि नहीं करना चाहता तो वह ना करे। इस तरीके से प्रावधान दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है, साथ ही आर्टिकल 12 भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 और भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। लेकिन आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है कि राज्य शब्द का परिभाषा वही है जो भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 में लिखा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 निम्न दो बातों को उल्लेख करता है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोई बाध्य योग्य नहीं है किसी स्टेट पर, और दूसरी बात करता है कि राज्य जब भी नीतियां बनाएगा इन बातों को ध्यान रखेगा और सारे नागरिकों के हितों के ध्यान रखते हुए नीतियां बनाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था का प्रावधान करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जा सके सभी नागरिक के लिए। और ये है आर्टिकल 39। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल हमने इस बात का जिक्र किया था कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स और DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में टकराव हो जाती है तब क्या होता है और किसको मान्यता दी जाती है। तो यहाँ ध्यान से देखना कि आर्टिकल 39 क्या कहता है। भारतीय संविधान की यह सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 13 है, जो कि न्यायपालिका को भी ये शक्ति देता है कि वह किसी भी विधि को समीक्षा संविधान के अनुसार करे। आर्टिकल 39 डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 39 है। ये 6 प्रकार के बातों का उल्लेख करता है। ये 6 प्रकार की बातें कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं।
राज्य सभी महिला व पुरुष को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध कराएगा। आजीविका प्राप्त करने का क्या मतलब है? वो उसको इतना रोजगार देगा कि वह अपनी दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सारे सुविधाएं खरीद सके या परचेस कर सके। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे पॉइंट की। राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस तरह से करेगा जिससे नागरिकों को कल्याण हो। तीसरी, राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस तरह से करेगा जिससे केंद्रीकरण ना हो। चौथा, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान देता है कि यदि कोई व्यक्ति जितना काम किया है तो उसके हिसाब से उसको उतना वेतन दिया जाए, उस जिस बात का उल्लेख करता है। इसका पांचवा पॉइंट कहता है कि राज्य अपने नागरिक को ऐसे कार्य नहीं करवाएगा या करने देगा जिससे उनके स्वास्थ्य में खराबी हो या बिगड़े। राज्य बच्चों के सुकुमार अवस्था का भी ध्यान में रखेगा। और लास्ट पॉइंट इसका कहता है कि राज्य ऐसी वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे वे अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकें, उनका शोषण नहीं करेगा या उसका शोषण ना हो। आर्टिकल 39 में बी और सी को भी जोड़ा गया है 25वां संविधान संशोधन द्वारा। आर्टिकल 31 में सी जोड़ा गया था और इसी के साथ में आर्टिकल 39 में भी जोड़ा गया। इसके तहत आर्टिकल 39 में बी और सी को हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पर मान्यता दी जाएगी, इस बात को बात करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 39 धारा ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह सबसे विवादित संशोधन भी था और है भी, क्योंकि राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय फ्री जस्टिस उपलब्ध कराएगा, साथ ही विधिक सहायता लीगल असिस्टेंस उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 39 धारा ए को 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट NLSA के द्वारा कानून बनाया गया 1995 में की स्थापना 1995 में NLSA यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की स्थापना हुई। में एक कानून बनाया ताकि निःशुल्क न्याय मिल सके। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट SLSA और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट DLSA, ये तीनों स्तर के कानून जो हमारे देश में 26% BPL के नीचे के गरीब लोग हैं उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराती है। NLSA के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के दूसरे उच्च स्तर के जज होते हैं और इसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा, उसकी स्थापना को बढ़ावा देगा। यह गांधी पॉलिसी थी। गांधी जी चाहते थे कि मेरे देश का हर एक गांव आत्मनिर्भर बने और यह सिद्धांत ग्राम रोजगार ग्राम स्वराज्य से संबंधित है, ग्राम पंचायत वाला ये विचार। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 एवं आर्टिकल 43 की। ये तीनों ही आर्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य शिक्षा देगा, राज्य काम देगा, राज्य लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, बुजुर्गों को कराएगा, विकलांगों को देगा, बेरोजगारों के लिए उपलब्ध कराएगा और साथ में प्रसूति करने वालों के लिए। आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य मनोनिर्वाचित दशा से उभारेगा व प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। और आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य जीवन निर्वाह करने योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 43 में दो और धारा जोड़े गए, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B। दोनों को समझते हैं, दोनों किस बात का प्रबंधन करते हैं। आर्टिकल 43 की धारा A कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की सहभागिता यानी कि भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह आर्टिकल 43 में इस धारा को जोड़ा गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 43 की धारा 2 की। आर्टिकल 43 की धारा 2 या B ये 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 2012 को जोड़ा गया और यह कहता है कि राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है, चलिए देखते हैं।